हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो स्टूडेंट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट अब हम लोग नया लेक्चर 28 स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक से, जो कि हमारा मिलिंग ऑपरेशन पर होगा। जैसा कि हम लोगों ने वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए थे और सारा टॉपिक भी कवर कर लिया, तो अब हम लोग नया देखिए, ये भी हमारी कन्वेंशनल मशीनिंग है। हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो तरीके की मशीनिंग आपको बताई थी। पहला जिसमें टूल फिजिकली कांटेक्ट करके मेटल को रिमूव करता था, जैसे हेक्सा ब्लेड हो गया, बिना हेक्सा ब्लेड को वर्कपीस में टच किए मेटल रिमूव नहीं होगा। दूसरा हमारा होता था मिलिंग कटर होता था, ग्राइंडर होता था। तो इस तरह से जितने भी टूल वर्कपीस पर फिजिकली कांटेक्ट होकर मेटल को रिमूव करेंगे, वो सारी कन्वेंशनल या परंपरागत मशीनिंग कहलाती है। तो चलिए उसी पे हमारी कुछ मशीनिंग और है। हम लोगों ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिलिंग ऑपरेशन को पढ़ेंगे, देन आफ्टर ड्रिलिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, देन आफ्टर ग्राइंडिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग मिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है और किस टाइप के वर्कपीस पर इसे एप्लीकेबल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस वर्कपीस हो, सपोज करिए एक फ्लैट सरफेस वर्कपीस हो और इस वर्कपीस के इतने मेटल को हमें रिमूव करना है। रिमूव का मतलब ये मेटल हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतने की रिक्वायरमेंट है तो ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एज ए स्क्रैप मटेरियल हो जाएगा। तो हम इसे रिमूव करेंगे। इस मेटल को रिमूव करने की कई विधियां हैं, जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस है तो एक मिलिंग ऑपरेशन होता है, जिससे और इजी तरीके से इस मेटल को रिमूव करते हैं। आइए देखिए, इसको 2D में समझते हैं। ऐसा हमारा वर्कपीस होता है और इस तरीके का एक हमारा कटर होता है। इस कटर में देखिए ऐसे टीथ हमारे बने होते हैं, इस तरीके के टीथ हमारे बने होते हैं। अब ये कटर सपोज करिए इस डायरेक्शन में मूव करें, अपने एक्सिस पर इस डायरेक्शन में मूव करें और इस वर्कपीस को इस डायरेक्शन में आगे की ओर ले जाएं हम, तो क्या होगा, इस कटर का जितना टीथ, देखिए मान के चलिए इतना टीथ इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये मटेरियल इतना रिमूव होता हुआ इस तरीके से निकल जाएगा। फाइनली हमारा इतना वर्कपीस आगे की ओर रिमूव होकर बचेगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब इसमें ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका नाम होता है मिलिंग कटर। हम लोग मिलिंग ऑपरेशन में मेटल को रिमूव करने के लिए मिलिंग कटर का उपयोग करते हैं, जिससे हम मेटल को रिमूव कर सकें। तो चलिए पहले देखिए मिलिंग ऑपरेशन क्या है। तो मिलिंग ऑपरेशन इज ए मेटल कटिंग और मेटल रिमूविंग ऑपरेशन। तो पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, मिलिंग ऑपरेशन मिलिंग ऑपरेशन, इसे हिंदी में मिलिंग संक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए हिंदी की बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए मिलिंग ऑपरेशन इज ए मिलिंग
ऑपरेशन is a metal removing operation, metal removing operation, मेटल रिमूविंग ऑपरेशन है, मेटल रिमूविंग ऑपरेशन इन फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस, ये सर्कुलर सरफेस पे मेटल को रिमूव नहीं करता है। तो इन फ्लैट सरफेस ऑफ वर्कपीस बाय यूजिंग मिलिंग कटर, मिलिंग कटर का उपयोग करके, बाय यूजिंग मिलिंग कटर। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग मिलिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारा मिलिंग ऑपरेशन कितने टाइप का होता है और इस मिलिंग ऑपरेशन पे जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग इसको कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, और उसके बाद ये मिलिंग कटर जिस टूल पर जिस मशीन पर बांधा जाता है कितने टाइप की मशीन होती है, उसके बाद इस कटर का शेप और साइज कितने टाइप का होता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए बेसिकली पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बेसिक मिलिंग ऑपरेशन समझते हैं। बेसिक मिलिंग ऑपरेशन हमारा कितने टाइप का होता है। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन, इसमें देखिएगा बेसिकली हम लोग दो तरीके का मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली हम लोग दो तरीके का मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। पहला हमारा होता है अप मिलिंग ऑपरेशन, अप मिलिंग ऑपरेशन, या इसी को कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से बेसिक पहला हमारा हो गया अप मिलिंग ऑपरेशन, और सेकेंड पार्ट इसका होता है डाउन मिलिंग ऑपरेशन। डाउन मिलिंग ऑपरेशन। अच्छा, डाउन मिलिंग ऑपरेशन को भी दूसरे नाम क्लाइंब मिलिंग के नाम से जानते हैं, और क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन। क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली हमारी दो तरीके की मिलिंग ऑपरेशन होती है। पहले समझते हैं अप मिलिंग क्या होता है और फिर डाउन मिलिंग क्या होता है, दोनों के बारे में आइए डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ऑपरेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, एक तरफ हमारा अप मिलिंग ऑपरेशन हो जाए, अप
सपोज करिए इधर हमारा अप मिलिंग ऑपरेशन और इधर हमारा डाउन मिलिंग ऑपरेशन हो जाए। देखिए स्टूडेंट, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले अप मिलिंग का मतलब होता है मिलिंग कटर ऐसा मूव करे कि उसके कटने की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में हो, और डाउन का मतलब ये होगा कि मिलिंग कटर के कटने की दिशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। आइए अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारा वर्कपीस हो, इस तरीके से ऐसा हमारा वर्कपीस हो और यहाँ पर हमारा ऐसा मिलिंग कटर लगा हो। अब इस मिलिंग कटर पे हम टीथ बना लें तो इस तरीके का हमारे पास ऐसा हमने टीथ इस पे बना लिया, और ये मिलिंग कटर हमारा अपने एक्सिस पर ही ऐसा रोटेट करेगा। मिलिंग कटर आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। इस वर्कपीस को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग क्या देंगे, फीड देंगे, और ये कटर इतनी डेप्थ ऑफ कट हमारा कटिंग करेगा। तो इस तरीके से ये हमारी डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी। अब देखिए ये कटर कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में काट रहा है, और कटने के बाद चिप्स हमारी ऐसे निकलकर बाहर जा रही हैं। ऐसा मिलिंग ऑपरेशन हमारा अप मिलिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं डाउनवर्ड मिलिंग क्या होगा। सिमिलर यह वर्कपीस हमारा रहेगा और इस तरीके का हमारा ऐसा वर्कपीस रहेगा और ये हमारा कटर रहेगा। अब इस कटर पर हम कुछ टीथ बना देते हैं। चलिए सपोज करिए इस कटर पर ये हमने ऐसे टीथ बना दिया, ऐसा हमने टीथ बना दिया। तो जब ये मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या करेंगे, ये टीथ इतने मेटल को रिमूव करते हुए इस डायरेक्शन में ऐसे आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये देखिए मिलिंग क्या हो रही, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट कर रही है। तो ऐसे ऑपरेशन को डाउन मिलिंग के नाम से जानते हैं। आइए दोनों में समझते हैं। इसका दूसरा नाम हमने लिया था कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन, और इसका दूसरा नाम देखिए ये क्या कर रहा है, ऐसे इस वर्कपीस पर क्लाइंब होकर कट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्लाइंब मिलिंग रख दिया। चलिए अब समझते हैं इन दोनों के डिफरेंस ऑफ वर्क के बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट 1 बात करते हैं। देखिए जब अप मिलिंग होगी तो ये वर्कपीस को मिलिंग कटर ऊपर की ओर, देखिए ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा, जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम क्लैंपिंग फोर्स लगाएंगे ताकि वर्कपीस को हम आसानी से पकड़ कर रख सकें, जिससे मटेरियल रिमूव होता रहे। मतलब अप मिलिंग में क्लैंपिंग फोर्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। डाउन मिलिंग में क्या है, ये खुद वर्कपीस को दबा रहा है, तो यहाँ पर क्लैंपिंग फोर्स की आवश्यकता
नहीं होती हैं। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम क्लैंपिंग फोर्स क्लैंपिंग फोर्स। अब क्लैंपिंग फोर्स किसको क्लैंप करेगा, फॉर होल्ड द वर्कपीस, फॉर क्लैंप द वर्कपीस। तो ये हमारा हो गया अप मिलिंग। आइए डाउन मिलिंग में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी क्लैंपिंग फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। इट मीन्स नो क्लैंपिंग। अच्छा, अगर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट ले लेंगे तो थोड़ा सा क्लैंपिंग फोर्स लगेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में लो क्लैंपिंग फोर्स लगेगा और लो क्लैंपिंग फोर्स रिक्वायर्ड। इस तरीके से हमारा हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब ये ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट, देखिए ये डेप्थ ऑफ कट, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये कटर इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, तो जिससे क्लैंपिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। इट मीन्स हम कुछ डेप्थ ऑफ कट के बाद, एक लिमिट डेप्थ ऑफ कट के बाद ज़्यादा डेप्थ को नहीं बढ़ा सकते। बिकॉज ऑफ कटिंग फोर्स बढ़ेगा तो क्लैंपिंग फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसमें डेप्थ ऑफ कट कैसा रखते हैं, लो रखते हैं। लो डेप्थ ऑफ कट, लो डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड। और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ये खुद इसको डाउनवर्ड में प्रेस करके काट रहा है, तो डेप्थ ऑफ कट को हम हाई रख सकते हैं। हाई डेप्थ ऑफ कट रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें देखिए ये मेटल को यहाँ से उखाड़ रहा है, तो इस तरीके से उखाड़ेगा, मतलब कट करेगा, तो यहाँ पर हमारे मेटल की जो सरफेस फिनिशिंग आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, मतलब बेटर फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसको प्रेस करके मेटल को उखाड़ रहा है, तो यहाँ पर मटेरियल क्या होंगे, नीचे की ओर दबकर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इस पे बेटर सरफेस फिनिश हमारी प्रोड्यूस होगी। तो अप मिलिंग में सरफेस फिनिश हमारी कैसी होती है, पुअर, और डाउन मिलिंग में बेटर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुअर सरफेस फिनिश। पुअर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। और यहाँ पर देखिए गुड सरफेस फिनिश या बेटर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। बेटर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया सरफेस फिनिश। अब बात कर लेते हैं मेटल रिमूवल रेट।
तो जब इसका डेप्थ ऑफ कट कम होगा तो मेटल रिमूवल रेट भी कम होगा। इसका डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा तो मेटल रिमूवल रेट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, लो मेटल रिमूवल रेट, और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोर मेटल रिमूवल रेट, हाई मेटल रिमूवल रेट। तो इस तरीके से मेटल रिमूवल रेट इसका लो होगा और इसका हाई होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में कट की बात करें तो स्टार्टिंग में कट की बात करें तो देखिए, अगर ये वर्कपीस इस तरफ जा रहा हो, सपोज करिए कि कटर क्या होगा, ये कुछ ऐसे काटेगा, मतलब यहाँ पे अगर कटर की एक टिथ इंटरसेक्ट करेगी तो वर्कपीस आगे जाएगा, तो ये जो चिप की थिकनेस होगी ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कन्वेंशनल या अप मिलिंग में स्टार्टिंग में चिप की थिकनेस 0 होती है और एंड में चिप की थिकनेस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसमें क्या होगा, अगर इतना ये कटर का टीथ इतने पे आएगा तो ये क्या होगा, इतने ही मेटल को रिमूव करेगा, फिर अगला कटर का टीथ इतने मेटल को रिमूव करेगा। तो इस तरीके से डाउन मिलिंग में स्टार्टिंग और एंड में चिप की थिकनेस हमारी सेम होती है। और अप मिलिंग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये पूछा जाता है तो लिख लेते हैं इसको भी। देखिए, चिप थिकनेस इन स्टार्टिंग 0, चिप थिकनेस चिप थिकनेस 0 इन स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम इन एंडिंग, मैक्सिमम इन एंड। या हम कह सकते हैं चिप थिकनेस मिनिमम टू मैक्सिमम बनती है। चिप थिकनेस प्रोड्यूस, चिप थिकनेस मिनिमम टू मैक्सिमम, चिप थिकनेस हमारी क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम बनेगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा अप मिलिंग के लिए। अब डाउन मिलिंग में देख लेते हैं। डाउन मिलिंग में देखिए, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उतने ही मोटी लेयर को काट के निकालेगा, मतलब स्टार्टिंग और एंड में सेम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, चिप थिकनेस आर, चिप थिकनेस आर सेम इन स्टार्टिंग एंड एंड, सेम और इक्वल इन स्टार्टिंग एंड एंड। तो एंड और स्टार्टिंग में हमारी चिप थिकनेस क्या होती है, दोनों के लिए सेम होती है। अब देखिए, अगर इसमें डेप्थ ऑफ कट कम लेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा कटिंग स्पीड बढ़ा देने पर भी कटिंग फोर्स बढ़ेगा, तो हमारा क्लैंपिंग फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मेटल रिमूवल हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर स्मूथनेस नहीं मिल पाएगी। तो
कटिंग स्पीड इसकी हमेशा लो रखेंगे फॉर बेटर मशीनिंग के लिए, और इसमें हम क्या करेंगे, हाई रखेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, चलिए इस पॉइंट को रिमूव करके लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा कटिंग स्पीड के बारे में। लो कटिंग स्पीड, और यहाँ पर क्या होगा, हाई। देखिए पॉइंट नंबर 6 था, पॉइंट नंबर 6 हाई कटिंग स्पीड। हाई कटिंग स्पीड। अच्छा देखिए, सपोज करिए कि वर्कपीस की डायरेक्शन इस तरफ हो, वर्कपीस को क्लैंप करके आगे की ओर ऐसे हम ले जाते हैं, कटर हमारा अपनी जगह पे घूमता रहता है। तो देखिए सपोज करिए कटर की डायरेक्शन ऐसी हो और वर्कपीस की डायरेक्शन ऐसी हो, तो दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, कटर ऐसा मूव करे, वर्कपीस ऐसा जाए, तो दोनों आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कटर ऐसा मूव कर रहा है और वर्कपीस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा वर्कपीस एंड कटर डायरेक्शन आर अपोजिट। वर्कपीस एंड कटर डायरेक्शन आर वर्कपीस एंड कटर डायरेक्शन अपोजिट। और यहाँ पर क्या होगा, वर्कपीस एंड कटर डायरेक्शन सेम। वर्कपीस एंड कटर डायरेक्शन सेम। तो हमारा क्या होगा, वर्कपीस और कटर डायरेक्शन दोनों में सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस होता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इस मिलिंग कटर के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इनके फीड, डेप्थ ऑफ कट, मिलिंग कटर का स्पीड और मिलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब मशीन टाइम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इनके टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिलिंग कटर के बारे में। चलिए एक मिनट रुकिए, तो इसका एडहेशन प्रॉपर्टी थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए इस जो कंपैरिजन को हमने बताया है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर तक ऑब्जेक्टिव में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आगे भी पूछा जाता है, इससे भी संभावनाएं रहती हैं क्वेश्चन आने की। आपको हम अभी लेक्चर के बाद जब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको रेफरेंस देंगे कि वो ऑब्जेक्टिव किस बोर्ड में और किस ईयर में आए हुए हैं। इसीलिए स्टूडेंट देखिए हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव करते हैं उसका रेफरेंस भी ले लेते हैं
कि वो ऑब्जेक्टिव हमारा किस ईयर में और किस बोर्ड में आया हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलिंग कटर के बारे में। मिलिंग कटर, तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसा मिलिंग कटर होता है। सपोज करिए ये हमारा हो जाए प्लेट, और इस प्लेट पर हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, देखिए जल्दबाजी में हम लोग इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल का टीथ आपका ऐसा नहीं होता है। ऐसा टीथ एक्चुअल का नहीं होता है। हमारा टीथ कैसा होता है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बेस सर्किल। अब इस पे जो टीथ हमारे बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उसके बाद ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको जूम करके दिखा रहे हैं, है ना। फिर ये हमारे ऐसे इस तरीके से हमारे होते हैं। इस पे जब हम लोग बनाते हैं, एक्चुअल का एक टीथ देखते हैं, तो इस एक्चुअल के टीथ की अगर बात करें तो वो टीथ हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का हमारा होता है। इस तरीके का हमारा होता है। जो मिलिंग कटर का हमारा टीथ होता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है। चलिए, अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये मिलिंग कटर हमारा कैसा होता है। देखिए, इसे हम लोग, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग टीथ के नाम से जानते हैं। ये हमारा मिलिंग कटर का टीथ होता है। ये होता है टीथ। अब इस टीथ का अगर हम यहाँ पर फ्रंट व्यू देखें एक्चुअल का, ये टीथ ऐसा होता है, इसकी थोड़ी सी विड्थ होती है, ऐसा होता है ये टीथ। जब आप देखेंगे 3D में तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा होता है, ये टीथ का, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टीथ का डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ टीथ। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ ऑफ टीथ होता है, टीथ की चौड़ाई। ये हमारा होता है विड्थ ऑफ टीथ। और उसके बाद इस पार्ट को हम लोग लैंडिंग कहते हैं, और ये पार्ट हम बता रहे हैं अभी आपको प्राइमरी क्लियरेंस और सेकेंडरी क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। ये वाला सेकेंडरी क्लियरेंस होता है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी क्लियरेंस होता है। तो इस तरीके से अगर इसका ये सेंटर हो जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक टीथ की डेप्थ होती है, और उसके बाद ये टीथ की विड्थ होती है, और ये टीथ का थिकनेस होता है। फिर इसके बाद जो दो टीथ के बीच का गैप दिखाई दे रहा है, दो टीथ के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग
गैस, GASH, गैस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ये कटिंग एज है टीथ की, तो ये क्या होती है, ये इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, कटिंग एज, कटिंग एज ऑफ टीथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप दिखाई दे रहा था, इसे हम लोग गैस कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, ये टीथ का फ्रंट पोर्शन होता है, इसी से चिप हमारी टकरा कर ऐसे बाहर जाती है। ये काटेगा, फिर ये चिप हमारी टकराएगी और ऐसे बाहर चली जाएगी। तो जिस पोर्शन से चिप हमारी टकरा कर बाहर जाती है, उसी को हम लोग फेस बोलते हैं, चाहे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हो, चाहे वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में हो। हाँ, एक बात और, मिलिंग कटर पर मोर देन 1 कटिंग एज होती हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारी कटिंग एज होती हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इस वाले पोर्शन को जहाँ से चिप डायरेक्ट टकरा कर बाहर जाती है, उसे हम लोग फेस ऑफ टीथ कहते हैं, फेस ऑफ टीथ कहते हैं। उसके बाद हमारा जहाँ तक ये टीथ का रूट होता है, वहाँ से इसका जो डायमीटर बनता है, ये हमारा नॉमिनल डायमीटर कहलाता है। इसे हम लोग नॉमिनल डाया ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ टीथ कहते हैं। अब देखिए, एक डायमीटर ये बड़ा वाला भी तो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जहाँ से ये टीथ हमारा सभी टीथ होकर गुजर रहे हैं, इस डायमीटर को हम लोग मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो डायमीटर हमारा होगा, ये कहलाएगा मेजर डायमीटर ऑफ टीथ, टीथ का मेजर डायमीटर होगा। उसके बाद देखिए, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे हम लोग लैंडिंग के नाम से जानते हैं। ये कटिंग एज हो गई, ये वाला पोर्शन फेस होता है, ये वाला पोर्शन हमारा फ्लैंक होता है, फ्लैंक ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग फ्लैंक के नाम से जानते हैं, फ्लैंक होता है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो हमारा होता है, ये इसको हम लोग लैंडिंग के नाम से जानते हैं, लैंडिंग के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा झुका हुआ है, तो यहाँ पर जितना एंगल बनता है, चलिए लैंडिंग कहीं और लिख देंगे, अभी इसको हम लोग लैंडिंग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा लैंडिंग। और इस पोर्शन पे देखिए, ये एक्चुअल का टीथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने इस टीथ को काट कर ऐसा बना दिया है, ऐसा हमने टीथ बना दिया है। देखिए, जब ये कटेगा तो ऐसा टीथ हमारा हो गया है ये। अब ये जितनी डिग्री, इसको यही वाला पोर्शन हमारा लैंडिंग कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग फेस ऑफ टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये कटिंग एज होती है, चिप इसी से टकराकर आगे बढ़ती है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये जितना डिग्री अपने आप को झुकाव दिख रहा है, इसी को हम लोग लिप एंगल कहते हैं। तो ये हमारा होता है, ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है,
इसे हम लोग लिप एंगल के नाम से जानते हैं। ये कहलाता है लिप एंगल। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए और यहाँ पे देखिए एक एंगल ये दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसे जानेंगे तो यहाँ पे एक एंगल ये दिखाई देता है। एक को हम लोग प्राइमरी क्लियरेंस एंगल बोलते हैं और दूसरा हमारा सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होता है। पहले वाले को प्राइमरी क्लियरेंस एंगल और दूसरे वाले को सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो ये हमारा होता है प्राइमरी क्लियरेंस एंगल और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। तो इस तरीके से हमारे दो क्लियरेंस एंगल होते हैं। इसके बाद इसी क्लियरेंस एंगल को हम लोग रिलीफ एंगल कहते हैं, है ना। अब ये जो हमारा होता है इस तरीके से, अब देखिए ये आपको बिल्कुल वर्टिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्टिकल नहीं होता है। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। एक्चुअल में ये वाली फेस कुछ ऐसी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब इस पर से चिप टकराए तो वो आसानी से फ्लो करके आगे की ओर बढ़े। तो चिप को आसानी से फ्लो कराने के लिए जो हम रैक फेस पर एंगल देते थे उसी को तो रैक एंगल कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, रैक एंगल। तो इस तरीके से इसे हम लोग कहेंगे रैक एंगल। यहाँ पर भी रैक एंगल अल्फा ही रहेगा। और जैसे हम लोग दो रैक एंगल पढ़ते थे, साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल, तो यहाँ पर भी वही रैक एंगल बनेंगे, साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल। चलिए, तो ऐसे हम टीथ के क्लासिफिकेशन के बारे में शुरू करने चल रहे हैं। इस पे हम लोगों ने जो जो चीज़ें बनानी है उसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारा ये कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब हम लोग इस पे क्लियर कर लेते हैं कि गैस क्या होता है, प्राइमरी क्लियरेंस क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है ना। एक एक चीज़ों के बारे में नोट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं इनके टीथ के बारे में। तो हमारा एक होगा माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर, इसी को हम लोग रूट डायमीटर के नाम से जानते हैं। रूट डायमीटर और माइनर डायमीटर। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ मिलिंग कटर, या हम कह सकते हैं कि द डायमीटर विच इज परफॉर्म्ड ऑन द रूट ऑफ टीथ। जो टीथ के रूट से डायमीटर बनता है उसे हम माइनर डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर मेकिंग, देखिए रूट डायमीटर ऑफ teeth are called minor diameter root diameter of teeth
इज कॉल्ड माइनर डायमीटर। अब मेजर डायमीटर देख लेते हैं। मेजर डायमीटर मेजर डायमीटर हमारा क्या होता है, देखिए इस टीथ की अपर एज से, जहाँ पर टीथ हमारा एंड होता है, वहाँ से एक जो बड़ा सर्कल बनता है उसे हम मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। डायमीटर is made on the top edge of teeth. Diameter made on the top edge of teeth। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है मेजर और माइनर डायमीटर। चलिए इस टीथ के फेस के बारे में समझ लेते हैं, इस पोर्शन के बारे में। जब कटर ऐसा घूमेगा तो चिप इस फेस से टकराकर आगे जाएगी, तो ये हमारा कहलाएगा फेस ऑफ टीथ। फेस ऑफ टीथ, फेस ऑफ टीथ का मतलब क्या होता है, जहाँ से चिप हमारी टकराकर बाहर जाती है उसी को हम लोग फेस ऑफ टीथ कहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, चिप स्लाइड्स, चिप स्लाइड्स ऑन द फेस ऑफ टीथ। तो चिप हमारी क्या होती है, फेस ऑफ टीथ से स्लाइड करके आगे बढ़ती है। अब फेस के बाद, अच्छा देखिए ये पूरा पोर्शन हमारा बैक ऑफ टीथ कहलाता है, या केवल इतने को भी हम बैक ऑफ टीथ के नाम से जानते हैं, जो हम लोगों ने फ्लैंक लिखा है तो इसको हम लोग बैक ऑफ टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाए बैक ऑफ टीथ। बैक ऑफ टीथ, बैक ऑफ टीथ का मतलब हमारा क्या होगा कि जहाँ से हमारा कटर का एंड होता है या जहाँ पर हमारी चिप्स, देखिए ये क्या होगा कि जब चिप्स ऐसे रिमूव होकर इधर जाने लगेगी तो पहले क्या होगा, चिप्स यहाँ पर ऐसे कलेक्ट होती हुई आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो चिप्स कलेक्ट होगी वो किसके ऊपर कलेक्ट होगी, इस बैक ऑफ टीथ पर कलेक्ट होगी। तो चिप कलेक्ट, देखिए चिप कलेक्ट ऑन द बैक सरफेस ऑफ teeth. Chip collect on the back surface of teeth are called या is called back of teeth। तो इस तरीके से जहाँ पर चिप हमारी कलेक्ट होती है उसे हम बैक ऑफ टीथ के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा रिलीफ एंगल, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल और लैंडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो लैंडिंग हमारा क्या होता है, इस पोर्शन को हम लोग लैंडिंग कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, लिप एंगल होता है। तो लैंडिंग जितना अपने आप को स्लो फील कराता है उसे हम लोग लिप एंगल कहते हैं। तो चलिए लिप एंगल के बारे में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा लिप एंगल।
लिप एंगल। तो लैंडिंग फील द स्लोप, जितना डिग्री स्लोप फील करेगा उसी को हम लोग लिप एंगल कहते हैं। तो द स्लोप ऑफ लैंडिंग आर कॉल्ड लिप एंगल। स्लोप ऑफ लैंडिंग, देखिए यहाँ पर लैंडिंग इतना डिग्री अपने आप को स्लोप फील कर रहा है, तो यही हमारा लिप एंगल कहलाएगा। स्लोप ऑफ लैंडिंग आर कॉल्ड लिप एंगल। चाहे हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है इस कटिंग एज के नॉर्मल जा रही है, और ये वाली जो लाइन जा रही है इस किसके लैंडिंग से होकर गुजर रही है। तो यह दोनों लाइनों के बीच में बनेगा एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग नॉर्मल टू कटिंग एज एंड लाइन पासिंग थ्रू द लैंडिंग आर कॉल्ड लिप एंगल। तो दूसरा लिख लीजिए, और एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग नॉर्मल टू कटिंग एज के नॉर्मल जाएगी, याद रखिएगा। लाइन पासिंग नॉर्मल टू कटिंग एज एंड लाइन पासिंग थ्रू द लैंडिंग एंड लाइन passing through the landing are called लिप एंगल। तो इस तरीके से ये हमारा बनता है लिप एंगल, इसे नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलीफ एंगल और गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग रिलीफ और गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। गैस हमारा क्या होता है, दो टीथ के बीच के गैप को गैस कहते हैं, या फेस ऑफ टीथ और एडजेसेंट टीथ के बैक ऑफ टीथ के बीच के डिस्टेंस को गैस कहते हैं। एडजेसेंट मतलब पास के दो टीथ हों, उनमें से एक टीथ का फेस और दूसरे टीथ के बैक के डिस्टेंस को गैस कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग गैस के बारे में नोट करते हैं। गैस हमारा क्या होता है, ऐसे देखिएगा, गैप बिटवीन फेस ऑफ टीथ एंड एडजेसेंट मतलब पास वाला, एडजेसेंट फ्लैंक, फिर एडजेसेंट बैक ऑफ टीथ एंड एडजेसेंट बैक ऑफ टीथ इज कॉल्ड गैस। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दो पास के टीथ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग गैस कहते हैं।
दो पास के टीथ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग गैस कहते हैं। तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि गैप बिटवीन टू एडजेसेंट, वही बात हो जाएगी। तो इसको हम लोग इतना ही रखते हैं, इसे नोट करिए। फिर हम लोग इसे रफ करके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं रिलीफ एंगल के बारे में। इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिलीफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक बात मैंने आपको उल्टा यहाँ पे बता दिया था। उल्टा ये बताया है कि यहाँ पर ये जो लिप एंगल होगा, ये लिप एंगल नहीं होगा, रिलीफ एंगल होगा। और लिप एंगल हमारा कहाँ पे बनता है? फेस और फ्लैंक के बीच में बनता है। ये जी थोड़ा सा उल्टा हो गया था। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कहलाता है लिप एंगल। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है लिप एंगल, तो यहाँ लिप की बजाय हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। ये कौन सा? रिलीफ एंगल था। ये मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, ये हो गया है रिलीफ एंगल। हम लोग लिप एंगल कहाँ पढ़ेंगे? फेस ऑफ टीथ और फ्लैंक ऑफ टीथ के बीच के एंगल को लिप एंगल कहते हैं। ये तो लिप एंगल की परिभाषा हम लोगों को पहले से ही पता है, मेटल कटिंग से ही तो हो गया था, थोड़ा सा स्लिप हो गया था। स्लोप ऑफ लैंडिंग आर्काल्ड कौन सा एंगल? रिलीफ एंगल। आर्काल्ड रिलीफ एंगल, या दूसरे भाषा में एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग नॉर्मल टू कटिंग एज एंड लाइन पासिंग थ्रू द लैंडिंग आर कॉल्ड, फिर वही क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल। अब हम लोग लिप एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फेस और फ्लैंक के बीच के एंगल को लिप एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लिप एंगल। लिप एंगल हमारा होता है एंगल मेड बिटवीन फेस एंड फ्लैंक ऑफ टीथ। तो इस तरीके से फेस और फ्लैंक ऑफ टीथ के बीच के एंगल को हम लोग लिप एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है स्टूडेंट, किसके बारे में? इस मिलिंग कटर के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टूल सिग्नेचर भी पूछता है कि मिलिंग कटर का टूल सिग्नेचर क्या होता है, कुल कितने एंगल होते हैं, और उसमें से नाम भी पूछ लेगा कि उस एंगल का नाम बताइए। तो अगर इस टीथ का ये एज होगा, इसको हम लोग देखें, ये जो हमारा टीथ बन रहा है, इस टीथ की एज को हम लोग ऐसा कर दें तो यहाँ पर ये हमारा कहलाता है नोज रेडियस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोज रेडियस। तो नोज रेडियस हमारा किसके किसके बीच बनता है? टू कटिंग एज जहाँ पर हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर हमारा नोज रेडियस बनता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टूल सिग्नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग टूल सिग्नेचर देखते हैं।
चलिए हम लोग का टॉपिक अब स्टार्ट होगा टूल सिग्नेचर। जैसे हम लोग मेटल कटिंग में पढ़ते थे, मेटल कटिंग मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में टूल सिग्नेचर पढ़ते थे। एक हम लोग पढ़ते थे एएसए सिस्टम और एक ओआरएस सिस्टम पढ़ते थे। तो एएसए मतलब अमेरिकन सिस्टम एनालिसिस और ओआरएस मतलब ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। तो यहाँ पर केवल एक ही कटिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है, ओनली एएसए कटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन में केवल एएसए सिस्टम का यूज किया जाता है। एएसए का मतलब पूरा नाम इसका होता है अमेरिकन सिस्टम एनालिसिस। अमेरिकन सिस्टम एनालिसिस। इसमें भी कुल वही 7 एलिमेंट होते हैं। 7 एंगल मत बोलिएगा, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कितने होंगे? 7 एलिमेंट। एलिमेंट्स 7 एलिमेंट हमारे होते हैं। 7 एलिमेंट्स आर इन मिलिंग कटर। चलिए समझते हैं कौन कौन से 7 एलिमेंट होते हैं। तो पहले ट्रिक समझिएगा, फिर उसके बाद एलिमेंट के बारे में चलते हैं। देखिए ट्रिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले आरआरसी। आरआरसी जैसे हम लोग आरआरबी पढ़ते हैं, सिमिलर उसी तरह पहले आरआरसी होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता था। तो उसी ट्रिक को याद करके इसको याद रखिएगा। बट यहाँ पर आर से रेलवे नहीं होगा, आर से रैक होगा, रिलीफ होगा और कटिंग होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर ये होता है आर से रैक, रिलीफ, और कटिंग। तो आरआरसी में इस तरीके से हमारा ट्रिक होता है, रैक, रिलीफ, कटिंग। अब रैक जो हमारा होता है, रैक भी 2 तरीके का हम लोग यूज करते हैं, वो भी याद रखिएगा। रैक हम लोग 2 तरीके का यूज करते हैं, साइड रैक और बैक रैक। साइड रैक और बैक रैक एंगल ऑब्वियसली है, केवल एंगल ही होंगे, इसीलिए साइड रैक और बैक रैक एंगल। रिलीफ को भी हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। ये भी हमारा होगा साइड रिलीफ एंगल और इंड रिलीफ एंगल। ये हमारा होगा साइड रिलीफ एंगल एंड इंड रिलीफ एंगल। उसके बाद कटिंग को भी हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं।
कटिंग भी हमारी दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? साइड कटिंग, साइड कटिंग, एंगल एंड एंड कटिंग एंगल। तो इस तरीके से इतने एलिमेंट हमारे होते हैं, ये 6 एंगल होते हैं और लास्ट में हमारा जो होता है वो एलिमेंट नोज रेडियस होता है। अब उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करते हैं? तो एक ट्रिक हमने आपको मेटल कटिंग में बताया था। BS एक कोई बॉडी होता था, ऐसे देखिएगा, ये पहली ट्रिक थी जो हमें इतने एलिमेंट को याद रखना है। फिर ट्रिक सेकेंड, ये हमारा होगा, देखिए BS, ऐसे समझिए BS कोई बॉडी था, बस इतना याद रखना है। अब देखिए जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES होता है, तो इसे लोग शॉर्टकट में ES बोलते हैं कि हमें ES का एग्ज़ाम देना है, या फलाने ES हो गए हैं, या फलाने ES क्वालिफाई कर गए हैं, तो इसीलिए IES को शॉर्टकट में ES के नाम से जानते हैं। तो ऐसा देखिए BS कोई बॉडी हो जाए और वो क्या करे, एक बार ES का एग्ज़ाम दे, फिर उसके बाद फिर दोबारा ES का एग्ज़ाम दे, फिर सेकेंड अटेम्प्ट अप्लाई करेगा और उसके बाद जब नहीं निकला तो न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से लास्ट में न्यूट्रल हो गया। तो BS कोई बॉडी था, ES का एग्ज़ाम दिया, फिर ES का एग्ज़ाम दिया और न्यूट्रल हो गया। अब इनका चलिए नाम देख लेते हैं। यही सिस्टम आपको सीरीज से याद करना है। ये ट्रिक बताने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा 7, 5, 12, 15, 75, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहेगा इन 7 एलिमेंट में मिलिंग कटर के बैक रैक एंगल का मान कितना है। जब तक आपको ये वाला सीरीज नहीं याद होगा तब तक आप इसमें से नहीं फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए RRC ट्रिक हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो शुरू का 2, मिडिल का 2 और एंड का ये 2, इस पे हम लोग RRC का ट्रिक अप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे देखिए, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा C। R फॉर रैक एंगल हमने पढ़ा था, और 2 रैक एंगल कौन कौन से? बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल। R फॉर रिलीफ एंगल हमने पढ़ा था, कौन सा? साइड रिलीफ, एंड रिलीफ। तो यहाँ देखें एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। C फॉर कटिंग हमने पढ़ा था, एंड कटिंग एंगल और साइड कटिंग एंगल। लास्ट में नोज रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा B फॉर बैक, बैक रैक एंगल, ये हमारा हो गया B फॉर बैक रैक एंगल। नेक्स्ट S फॉर साइड रैक एंगल, तो ये हमारा हो गया साइड रैक एंगल। नेक्स्ट E फॉर अब देखिए ये हमारा रैक एंगल था, फिर रिलीफ एंगल। E से एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, और S से साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? E से कटिंग। अब ये कटिंग एंगल आ गया, तो कौन कौन सा कटिंग होगा?
end cutting angle, end कटिंग एंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड कटिंग एंगल। साइड कटिंग एंगल, और लास्ट में हमारा क्या हो जाता था, नोज रेडियस हो जाता था। तो इसीलिए लास्ट वाला पार्ट हमारा हो जाएगा नोज रेडियस। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 7 एलिमेंट होता है, किसके लिए, मिलिंग कटर के लिए। बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, और नोज रेडियस। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, एक 7, 5, 12, 15, 76, 6, 3। अब इसमें से पूछ ले कि साइड कटिंग एंगल का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, ऐसे आर आर सी, 2 2 पर आर आर सी। लास्ट का तो हमें नोज रेडियस पता ही है। तो अब देखिए, पहला आर रैक का होता था, अगर हमें साइड कटिंग एंगल की वैल्यू पता करनी है तो ये हमारा कटिंग एंगल होता था। फिर हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, बी एस ई एस ई एस एन। अब यहाँ देखिए, कटिंग एंगल, एंड कटिंग एंगल का मान लीजिए 76 डिग्री हो जाए, इतना होगा नहीं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था। साइड कटिंग एंगल का मान 6 डिग्री हो जाएगा। मतलब कुछ भी आपसे इसमें पूछेगा, चाहे वो रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल का मान कितना होगा, रैक रिलीफ, साइड रिलीफ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक को जब याद रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए, फिर इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके फीड, इस मिलिंग कटर के फीड, डेप्थ ऑफ कट और कटिंग स्पीड और मशीन टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इतना नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा फीड और डेप्थ ऑफ कट। देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये इम्पॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ के चलिएगा। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे फीड। चलिए, इतना हम लोग रिमूव करते हैं, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं फीड। अभी इस पे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करना है। तमाम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो गेट के हों, चाहे वो ईएस के हों, और चाहे वो किसी अनदर एग्ज़ाम के हों जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, तो उन सारे क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं फीड, है ना।
फीड हमारा क्या होता था, जब रिवॉल्यूट करता था वर्कपीस सर्कुलर के लिए तो mm पर रिवॉल्यूशन होता था। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फीड इज इक्वल टू, ऐसे देखिए सपोज करिए ये हमारा वर्कपीस हो, और ये हमारा मिलिंग कटर है। ये हमारा वर्कपीस हो, इस तरीके से हो। अब क्या होगा, जब कटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, फिर ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए कटर इतना इसको कट करेगा, इस वर्कपीस को इतना कट करेगा, तो ये हमारा कहलाएगा डेप्थ ऑफ कट। इसी को हम लोग डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। अब उसके बाद जब ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इस कटर के रिवॉल्यूशन में, मतलब कितना mm आगे बढ़ेगा कटर के एक रिवॉल्यूशन में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फीड कहलाएगी। दूसरी बात हमारी हो जाएगी, जब ये कटर देखिए कट कर रहा होगा तो ये स्पीड से कुछ आगे बढ़ेगा, तो ये कितने मिनट में, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ मिनट लगा, तो हमारा कितना mm चला उसको मेजर कर लेंगे और उतना mm चलने में कितना टाइम लगा उसे मेजर कर लेंगे, तो एक हमारी वो फीड हो जाएगी। तो मतलब इस मिलिंग कटर में फीड हमारी क्या होती है, या तो mm पर रिवॉल्यूशन हो जाए और या तो mm पर मिनट हो जाए, ये तो हमारी फीड हो जाएगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड सीख लेते हैं क्या होता है। तो फीड के जानने से पहले हम लोग अप्रोच के बारे में, अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड, इसको जान लेते हैं, ये हमारा क्या होता है। अच्छा देखिए, जब ये कटर हमारा यहाँ पे है, अब कटर स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ये चीज़ इसके सामने पहुँचेगी, ये सेंटर इसके सामने पहुँचेगा, तब एक्चुअल का कटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है, इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने में ये इतना डिस्टेंस हमारा बिना मशीन किए ट्रेवल करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। फिर जब ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, जब इसके सामने यहाँ पहुँचेगा तब एक्चुअल कटर स्टार्ट होगा। तो इस सेंटर पॉइंट के यहाँ पे पहुँचने से पहले कटर इतनी दूरी तक हमारा चलता है। बिफोर स्टार्टिंग द कटिंग कटर ट्रेवल्ड डिस्टेंस आर कॉल्ड, इसी डिस्टेंस को अगर हम लोग ए मान लें तो इसी को हम लोग अप्रोच कहते हैं। मतलब कटिंग स्टार्ट होने से पहले कटर जितनी डिस्टेंस हमारी ट्रेवल्ड करेगा उसी को हम लोग अप्रोच कहते हैं। तो अप्रोच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कटर बिफोर स्टार्टिंग द कट, बिफोर स्टार्टिंग द कट या कटिंग इज कॉल्ड अप्रोच, उसी को हम लोग अप्रोच कहते हैं। और ओवर ट्रेवल्ड क्या होगा,
अगर ये कटर यहाँ पर पहुँच जाए, सपोज करिए एक्चुअल का अगर कटर का सेंटर यहाँ होगा तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे कटिंग होगी, अब उसके बाद कटर जब यहाँ तक आएगा तब ये मेटल को कट करेगा, फिर कटर मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ जाए। अब क्या होगा, कटर क्या होगा, इतनी डिस्टेंस को ओवर ट्रेवल्ड कर रहा है। इसे पूरा कट करने के लिए थोड़ा हमने दूर बना दिया। एक्चुअल का वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इतनी डिस्टेंस हमारा कटर क्या हो जाएगा, ओवर ट्रेवल्ड करेगा, तब यहाँ पर प्रॉपर मटेरियल कट हो पाएगा। तो इस डिस्टेंस को ओवर ट्रेवल्ड कहेंगे। मतलब वर्कपीस के कटने के बाद कटर जितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलता है उसे हम लोग ओवर ट्रेवल्ड कहते हैं। तो इसलिए कटर ट्रेवल्ड डिस्टेंस आफ्टर कटिंग is called over ट्रेवल्ड। इसे हम लोग अगर B से डिनोट कर दें तो हम लोग देखते हैं कि अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड कितना होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड कितना होता है। देखिए सपोज करिए कि ये हमारे कटर का डायमीटर, ऐसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कटर का डायमीटर क्या हो जाए, कैपिटल डी हो जाए। ये पूरा कटर का डायमीटर कैपिटल डी हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। सेंटर से अगर देखेंगे तो ये दूरी हमारी D/2 हो जाएगी और ये दूरी भी हमारी D/2 हो जाएगी। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यही डिस्टेंस हमारी इस डिस्टेंस के बराबर होगी। अगर ये डिस्टेंस निकल जाए तो ये डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी। अच्छा ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, अगर हम मान लेते हैं ये स्मॉल डेप्थ D है तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस स्मॉल डेप्थ D हो जाएगी। अब हम लोग इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो जाए ऐसे OAB। हम OAB में ट्रायंगल रूल लगाएं तो इन OAB इन ट्रायंगल OAB में हमारा देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, आधार लंब कर्ण। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखें AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। हमें किसकी, OA की वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ से क्या कर दें, OA इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये OA स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में हो जाएगा। अब हम लोग AB और OB की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए AB की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, D/2 के बराबर है। तो AB इज इक्वल टू D/2 का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अच्छा OB की वैल्यू कितनी है, देखिए ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, टोटल वैल्यू D/T हो जाए, माइनस इतना घटा दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। टोटल वैल्यू है कैपिटल D/2 माइनस ये वैल्यू कितनी है, स्मॉल d है। तो हम यहाँ पे OB इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल d का
स्क्वायर। देन आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई ऐसे डी स्क्वायर बाई 4, अब माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू कैपिटल डी बाई 2 इंटू स्मॉल डी, ये हमारा हो गया। अब हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया रूट, पहले तो हमारा होगा डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये भी डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, यहाँ से डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ओ ए बराबर, अच्छा ओ ए को हम लोग अप्रोच ए के बराबर मान लिए थे, तो हम लोग चाहे ओ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए स्मॉल, अच्छा यहाँ से अगर हम डी कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल डी कॉमन हो गया, अंदर हमारा बचेगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, जब मेटल कटिंग में मिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर टूल इतनी डिस्टेंस ओवर ट्रेवल्ड करता है और इतनी ही डिस्टेंस अप्रोच करता है। अगर अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड सेम हो तो यही डिस्टेंस हमारी निकल कर आएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू को बढ़ा कर निकाल लेंगे। एक्चुअल में ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरीके से इसी को हम लोग अप्रोच बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसे नोट करिए, तब हम लोग फीड के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद मशीनिंग टाइम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब ये अप्रोच हो गया और ओवर ट्रेवल्ड हो गया। अब हम लोग फीड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फीड हमारा क्या होगा, वर्कपीस जितना तेज़ी से या जितना धीरे जाएगा उसी को हम लोग फीड कहते हैं। तो ये हमारा कैसे होगा कि देखिए वर्कपीस ट्रेवल्ड डिस्टेंस मतलब कितना कितना मिनट में जाएगा, इन सर्टेन टाइम वर्कपीस ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन गिवन टाइम इज कॉल्ड फीड। फीड इज in mm per minute of वर्कपीस और दूसरी बात कर सकते हैं फीड इज इन mm पर रिवोल्यूशन, mm पर रिवोल्यूशन ऑफ कटर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा फीड। अब इस फीड को ये हमारा होता है, अगर इसे F से डिनोट करें तो फीड हमारी क्या होती है, एक्चुअल की फीड हमारी होती है F इंटू, मतलब इसे हम लोग फीड बराबर F इंटू जेड इंटू एन के बराबर लेते हैं। वेयर ऐसे देखिए फीड इज इक्वल टू, ये क्या होगा
F का मतलब फीड हो जाएगा और N का Z का मतलब इस कटर पर कुछ नंबर ऑफ टीथ होंगे और N का मतलब इस कटर का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा होता है F इज इक्वल टू फीड कॉमा Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन कटर, मिलिंग कटर। और N इज इक्वल टू RPM ऑफ स्पीड इन RPM ऑफ कटर। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारा हो जाता है फीड के लिए F इंटू Z इंटू N। ये हमारा होता है या तो mm पर रिवॉल्यूशन में या फिर mm पर मिनट में। अब उसके बाद सपोज करिए इस कटर को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में सिंगल पास में अगर इतनी डेप्थ आप कट काटता हुआ जा रहा है तो सिंगल पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितना उसे टाइम लगता है उसे हम मशीनिंग टाइम कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम हमारा क्या होगा? मिलिंग कटर ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन सिंगल पास। देखिए मिलिंग कटर ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन सिंगल पास आर कॉल्ड मशीन टाइम। सिंगल पास किसको? पूरे वर्क पीस को काटने में जितना वो टाइम लेगा उसी को हम लोग मशीनिंग टाइम कहते हैं और इसे हम लोग TM से रिप्रेजेंट करते हैं। T फॉर मशीनिंग टाइम, M फॉर मशीनिंग, T फॉर टाइम। तो TM इज इक्वल टू हम लोग जानते थे वहाँ पर L अपॉन FN, लेकिन यहाँ पर L के साथ फीड हमारी जो है वो F इंटू Z इंटू N है। तो लेंथ अपॉन फीड इज कॉल्ड मशीनिंग टाइम। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो होगा L अपॉन F इंटू Z इंटू N, वेयर L इज इक्वल टू इतने लेंथ को हमारा मशीन कर रहा है, लेंथ ऑफ वर्कपीस, मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस कहिएगा, लेंथ ऑफ मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस की लेंथ हमारी होगी और F इज इक्वल टू फीड हो जाएगा, F इज इक्वल टू फीड हो जाएगा और फीड हम किस में लेंगे? mm पर रिवॉल्यूशन में लेंगे और उसके बाद Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा और N इज इक्वल टू स्पीड इन RPM, राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिट
अच्छा, यूनिट की बात करें तो ये हो गया L/F/Z/N। देखिए लेंथ की यूनिट हमारी किस में होती है, मीटर में होती है या mm में होती है। अगर हम इसको लेंथ की यूनिट mm में ले लें तो mm/फीट की यूनिट हमारी किस में होगी, mm पर रिवॉल्यूशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा mm पर रिवॉल्यूशन और इनटू जेड नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ 1 2 3 4, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और n आरपीएम, आरपीएम किस में होगा, आरपीएम हमारा होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम की हमारी वैल्यू हो जाएगी रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ से देखिए रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा और mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिनट ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो यूनिट निकल के आएगा मशीन टाइम का किस में निकल के आएगा, मिनट में निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर हम लेंथ वर्कपीस की mm में लें और रिवॉल्यूशन पर mm ले लें तो हमारा मशीन टाइम मिनट में निकल के आएगा। अब ये मशीन टाइम जो हमने लिया है, आपने देखा हमने क्या किया, इस वर्कपीस का केवल लेंथ हमने अप्रोच मतलब एडॉप्ट किया है। अगर कटर यहाँ से स्टार्ट हो तो इतनी लेंथ और चलेगा, और अगर कटर यहाँ तक आ जाए मतलब कटर हमारा यहाँ तक ट्रेवल्ड कर जाए तो इतनी डिस्टेंस हमारा ओवर ट्रेवल्ड चल जाएगा। तो मतलब हमने पहले केस में केवल लेंथ लिया है। केवल लेंथ का मतलब अगर हमने इसकी लंबाई L मान लिया था तो यही L को हमने यहाँ पर पुट कर दिया था। अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को निगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निगलेक्टेड अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड। ये ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड की बात जब करेगा तभी उसकी वैल्यू रखिएगा, और फार्मूला आपका ये सामने है। तो जब हम अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को कंसीडर करेंगे तो आइए देख लेते हैं उस केस में क्या होगा। व्हेन consider approach and over traveled, when consider approach and over traveled in milling cutter, then machine time Tm is equal to length of workpiece plus approach प्लस अगर ये हमारा ओवर ट्रेवल्ड हो जाए तो अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल्ड अपॉन फीड नंबर ऑफ टीथ इनटू आरपीएम ऑफ टीथ। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जब अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड हमारा दिया हो तभी इसको हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आज के लेक्चर में मिलिंग कटर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। इस मिलिंग कटर पे अप्रोच क्या होता है, ओवर ट्रेवल्ड क्या होता है, टूल सिग्नेचर क्या होता है, और हमने उसके कैटेगरी के बारे में आपको डिस्कस किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कराएंगे
और उसके बाद इस मिलिंग कटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। आज तो हमने इसके केवल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, इसके कौन कौन से नाम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस मिलिंग कटर के टाइप के बारे में बताएंगे। फेस मिलिंग कटर, इंड मिलिंग कटर, एंगुलर मिलिंग कटर, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बतानी है नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।